नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं अमृता राय। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ गए हैं और स्पष्ट रूप से बीजेपी बढ़त में दिख रही है। लेकिन आज के नतीजे क्या कहते हैं, उस पर बातचीत करें उससे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। असम में बीजेपी ने रचा इतिहास, 2/3 बहुमत के साथ बनाएगी गठबंधन सरकार। सोनोवाल ने दिया जनता का धन्यवाद। तमिलनाडु और बंगाल में महिलाओं का दबदबा, 2/3 बहुमत के साथ ममता बनर्जी की वापसी। जयललिता ने फिर जीता जनता का विश्वास। असम और केरल में कांग्रेस को शिकस्त, तरुण गोगोई और केरल में ओमान चांडी ने ली हार की जिम्मेदारी। पुदुचेरी में कांग्रेस गठबंधन को बहुमत। बीजेपी के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री ने दी कार्यकर्ताओं को बधाई। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस के खिलाफ जनादेश, हार पर कांग्रेस का आत्ममंथन। और मिस्र का यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, सभी 66 यात्रियों के मारे जाने की आशंका। मिस्र ने जताई आतंकी हमले की आशंका। तो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ गए हैं। इन चुनाव नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। एक और मेहमान लेफ्ट के जुड़ेंगे थोड़ी देर में। अपने मेहमानों से परिचय कराते हैं, इसके बाद खबरों पर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता टॉम वडक्कन, इसके अलावा हमारे साथ हैं नवीन उपाध्याय, और हमारे साथ ही एक और जर्नलिस्ट केरल से जुड़ेंगे, जॉन सैमुअल, और इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के नेता राज्यसभा मेंबर प्रभात झा जुड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि लेफ्ट के नेता से भी संपर्क करें, लेकिन इन तमाम लोगों के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखते हैं कुछ आज की अहम खबरें। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ गए हैं, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। असम में जहां पहली बार कमल का फूल खिला है, वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की शानदार वापसी ने साबित कर दिया है कि दीदी का फिलहाल कोई तोड़ नहीं है। राज्य में कांग्रेस सीपीएम गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। दक्षिण के राज्यों की बात करें तो जयललिता की फिर से सत्ता में वापसी हो गई है। आमतौर पर तमिलनाडु की जनता सत्तारूढ़ पार्टी को दोबारा मौका नहीं देती है, लेकिन जयललिता ने इस बार 3 दशक का मिथक तोड़ दिया है। वहीं केरल में सत्ता विरोधी लहर देखने को मिली है और इसकी वजह से एलडीएफ ने यूडीएफ का पत्ता साफ कर दिया है। पुदुचेरी में हालांकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन ने जीत दर्ज कर बहुमत हासिल कर लिया है। तो सबसे पहले असम की बात करें। असम में बीजेपी ने जीत हासिल कर लिया है। पार्टी ने यहां पर 126 विधानसभा सीटों में से 60 पर बढ़त बना ली है। कांग्रेस को 26 सीटों पर जीत दर्ज हुई है और 5 पर अभी बढ़त है। एआईयूडीएफ को 13 और एजीपी को 14 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया है। असम में बीजेपी की जीत पर गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। ये पहला मौका है जब पूर्वोत्तर में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का भी भरोसा दिलाया। असम में मुख्यमंत्री के बीजेपी उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने जनता का शुक्रिया अदा किया है। We are all sincerely grateful to the people of Assam. It is the people of Assam who have brought these particular changes and have given an opportunity to BJP and allies partners to work for the overall growth of the state and also to take up the long-standing problem of the state of Assam. वहीं चुनाव नतीजों ने लगातार चौथी बार तरुण गोगोई का मुख्यमंत्री बनने का सपना तोड़ दिया है। इस हार ने कांग्रेस के 15 साल के राज पर विराम लगा दिया है। With all humbleness, we accept the verdict of the people of Assam. People of Assam, they desire that this time administration or the government, BJP or all alliance, they should rule the states. So let them fulfill their promises. I have got best of wishes. I congratulated Sarbanand Sonowal for his grand success. 2011 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 78 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी के खाते में महज 5 सीटें आई थीं। लेकिन इस बार ये आंकड़े पूरी तरह बदल गए हैं।
पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी, गुवाहाटी। और केरल की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश में लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एलडीएफ ने एक तरफा जीत हासिल की है। सीपीएम की अगुवाई वाले एलडीएफ के हाथों में जनता ने सत्ता की कमान सौंप दी है। केरल की गलियों में ऐसी तस्वीरें दोपहर से पहले ही देखी जाने लगी। जगह जगह वाम पार्टियों के समर्थक जश्न मनाते देखे गए। केरल के मतदाताओं ने पुरानी रवायत को फिर से जारी रखते हुए बदलाव के पक्ष में जनादेश दिया। एलडीएफ ने प्रदेश की 60% से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर लिया। केरल में एलडीएफ को 91, यूडीएफ को 47, बीजेपी को 1 और अन्य को 1 सीट मिली है। सीपीएम ने इसे जनता की जीत करार दिया है। This huge victory is a result of our consistent struggle in the last 5 years against the anti-people policies of state government led by Congress, their corruption, and also to protect the secular fabric of Kerala society. हालत ये रही कि यूडीएफ सरकार के कई मंत्रियों को शिकस्त झेलनी पड़ी। यूडीएफ के घटक दलों में जेडीयू, आरएसपी और केरला कांग्रेस डेमोक्रेटिक का खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस ने फैसले का सम्मान करते हुए हार की जिम्मेदारी ली है। People's verdict is against UDF. So we will discuss this in detail in the party and also UDF. Then only we will give you the final opinion about this. जोर शोर से तीसरी ताकत के रूप में खुद को पेश करने वाली बीजेपी को ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन 10.5% वोट हासिल करने में वो कामयाब रही। साथ ही प्रदेश के इतिहास में पहली बार बीजेपी के किसी विधायक ने जीत हासिल की। नेमोम सीट पर बीजेपी के ओ राजगोपाल सीपीएम के वी शिवाकुट्टी को हराने में कामयाब रहे। अब देखना होगा कि सीपीएम की तरफ से पिनराई विजयन और वीएस अच्युतानंदन में कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं। केरल के मतदाताओं ने 5 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर एलडीएफ को भारी बहुमत के साथ जनादेश दिया है और यूडीएफ की करारी हार में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। लेकिन इन दोनों गठबंधन की आपसी लड़ाई के बीच बीजेपी केरल में पहली बार अपना खाता खोलने में सफल हुई है। कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, तिरुवनंतपुरम। केरल में कई बड़े चेहरे विधानसभा में पहुंचने से असफल रह गए हैं। वहीं यूडीएफ के कई मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा है। मुख्यमंत्री ओमेन चांडी की बात करें तो पुतुपल्ली सीट से वो जीत गए हैं। सीपीएम के वीएस अच्युतानंदन, जो कि एक तरह से पार्टी का चेहरा भी रहे, उन्होंने भी मल्लापुजा सीट से जीत हासिल की है। पार्टी के यानी सीपीएम के पिनराई विजयन ने भी धरमदम सीट से जीत हासिल कर ली है। और बार घूसखोरी कांड में आरोपी यूडीएफ से जो मंत्री हैं के बाबू, उनको त्रिपुनितुरा सीट से हार मिली है। शंकरटन को भी कट्टाकड़ा सीट से हार मिली है। तो यूडीएफ का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, ये तो स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है और स्पष्ट बहुमत के साथ इस बार एलडीएफ ने अपनी जगह बना ली है और परंपरा कायम रखी है। केरल पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तमिलनाडु के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। तमिलनाडु में एक बार फिर से एआईएडीएमके की सरकार बनी है। जय जयललिता दोबारा राज्य की बागडोर संभालेंगी। 1984 के बाद पहली बार लगातार दूसरी बार किसी पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिला है। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले एआईएडीएमके की सीट कम हुई है। जश्न की ये तस्वीरें हैं एआईएडीएमके मुख्यालय की, जहां पार्टी की सत्ता पर शानदार वापसी से कार्यकर्ताओं में जोश है। जयललिता लगातार दूसरी बार तमिलनाडु में सरकार बनाएंगी। We are indebted to the people of Tamil Nadu for giving us this tremendous victory. I have no other interest in life except working for the people of Tamil Nadu. My life is dedicated to the people of Tamil Nadu. पिछले चुनाव की बात करें तो 2011 विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके को 150 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं डीएमडीके को 29 सीटों पर विजय मिली थी। डीएमके केवल 23 सीट पर ही जीत सकी थी।
जबकि कांग्रेस ने केवल 5 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। वोट शेयर की बात करें तो AIADMK की सीटें भले ही कम हुई हों, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 3% ज्यादा वोट मिले हैं। DMK को 2011 के चुनाव में 22% वोट मिले थे, लेकिन इस बार करीब 32% वोट हासिल हुए हैं। DMDK के वोट बैंक में करीब 6% की कमी आई है। इस बार कांग्रेस को करीब 7% और PMPK को 5% वोट हासिल हुए हैं। तमिलनाडु में जयललिता की जीत पर जिससे भी पूछिए वो यही कहता है कि पिछले 5 सालों में अम्मा ने जो सामान दिए हैं उसमें वो और वृद्धि करेंगी। और लोग यह भी कहते हैं कि पिछले 5 सालों में कोई सामाजिक तनाव उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन DM के लिए भी खुशी की बात यह है कि उसे पिछले समय से काफी अच्छी सीटें आई हैं और एक तरह से कहें तो स्टालिन का नेतृत्व फिर से स्थापित हुआ है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ चेन्नई से अखिलेश सुमन। 5 राज्यों में कांग्रेस के लिए अगर देखा जाए तो अच्छी खबर सिर्फ पुदुचेरी से आई। पार्टी ने यहां पर सामान्य बहुमत हासिल कर लिया है और अब तक सरकार चला रही NR कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है। पुदुचेरी में जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जश्न का मौका मिल गया। 30 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी ने 15 सीटें जीती और उसकी सहयोगी DMK को 2 सीटें मिली। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 7 और DMK को 2 सीटें मिली थीं। अब तक सरकार चला रही NR कांग्रेस की सीटें घटकर करीब आधी रह गईं। उसे महज 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा। AIADMK के खाते में 4 सीटें गई हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी निर्दलीय को 1 सीट मिली है। NR कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोग हैं। अभी उन्होंने 5 साल में लोगों को काम नहीं किया। लोग उनको NR कांग्रेस के खिलाफ, उनका सरकार के खिलाफ नाराज है। उसके कारण अब ये लोग कांग्रेस को DMK अलायंस को वोट दिया। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 30.6% वोट मिले तो DMK को 8.9%। NR कांग्रेस के खाते में 28.1% तो AIADMK को 16.8% वोट मिले। निर्दलीय और अन्यों के खाते में करीब 13% वोट गए। लगातार हार झेल रही कांग्रेस पार्टी के लिए पुदुचेरी की जीत एक सुखद एहसास है। साथ ही साथ जब कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री लंबे वक्त के बाद कहीं शपथ लेगा तो यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे देश के कार्यकर्ताओं में उत्साह का वर्धन होना लाजमी है। कांग्रेस चाहेगी कि यहाँ से मिली जीत की चुनौती को आगे बढ़ाए और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में उसका प्रयोग करे। कैमरामैन संतोष के साथ पुदुचेरी से रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल से पहले तकरीबन 3.5 दशक तक लेफ्ट पार्टीज का राज रहा, लेकिन इस बार तृणमूल ने दोबारा सत्ता में वापसी की है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की शानदार वापसी हुई है। तृणमूल कांग्रेस ने 294 सीटों में से 211 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस को 34 सीटें हासिल हुई हैं और 10 पर वो आगे है, जबकि लेफ्ट फ्रंट को 29 सीटें मिलने की उम्मीद है। बीजेपी को महज 3 सीटें हासिल हुई हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी समर्थक सड़कों पर उतर आए और जमकर जश्न मनाया। ममता बनर्जी ने इसे जनता की जीत बताया है। আর এবারে সমস্ত বিরোধী শক্তি এক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও অনেক রকম জোট তৈরি করেছে। যাই হোক, আমি আগে মিটিংয়ে বলেছি, আজকে নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখেন এবং একটা সন্ত্রাস চলছে ইলেকশনকে কেন্দ্র করে। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन जनता का भरोसा जीतने में नाकाम रहा। राज्य में वाम मोर्चे को करारी हार का सामना करना पड़ा है। वाम दलों ने आत्ममंथन करने की बात कही है। पश्चिम बंगाल में 2011 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 184 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस 42 विधायकों के साथ दूसरे स्थान पर और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 40 सीटों के साथ तीसरे पायदान पर रही थी। पूरा विपक्ष तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एकजुट था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने अपनी जीत का दायरा और बढ़ाया है। कांग्रेस ने इन चुनावों में अपनी थोड़ी प्रतिष्ठा जरूर बचाई, लेकिन लेफ्ट फ्रंट के लिए चुनाव नतीजे बेहद निराशा भरे हैं। कैमरामैन अनिर्बान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, कोलकाता।
5 राज्यों के चुनाव नतीजे हमने आपको दिखाए और आमतौर पर 2 जगहों पर, चाहे तमिलनाडु हो चाहे वेस्ट बंगाल, दोनों सीएम्स ने, दोनों महिला सीएम्स ने जीत हासिल करने में, दोबारा वापसी करने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन कांग्रेस को सीट गंवानी पड़ी है 2 जगहों पर, पश्चिम बंगाल, माफ़ कीजिएगा, केरल में और असम में। दोनों जगहों पर कांग्रेस की सत्ता थी और दोनों ही जगहों पर केरल और असम में अपनी सत्ता गंवा दी है कांग्रेस पार्टी ने। इस पर बातचीत करने के लिए और बहस करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रभात झा, आप बीजेपी के नेता हैं और राज्यसभा में बीजेपी के मेंबर भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद सलीम हैं, आप लेफ्ट पार्टी के नेता हैं, सीपीएम के नेता हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एआईसीसी मेंबर, कांग्रेस के नेता और केरल से आप कांग्रेस के नेता हैं, टॉम वडक्कन। और हमारे साथ 2 जर्नलिस्ट हैं, नवीन उपाध्याय, आप पायनियर में पॉलिटिकल एडिटर हैं, और इसके अलावा हमारे साथ एक और जर्नलिस्ट जॉन सैमुअल जुड़ेंगे केरल से। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। टॉम, मैं सबसे पहले आपसे अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी। कांग्रेस पार्टी एक पैन इंडिया पार्टी होने का दावा करती रही है, लेकिन आज जिस तरह के रिजल्ट आए हैं 2 जगहों से, केरल में और असम में, दोनों जगहों पर आपने अपनी सत्ता गंवा दी है। क्या इससे आप नहीं मानेंगे कि आपका जो पैन इंडिया रिप्रेजेंटेशन था वो ख़त्म हो रहा है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2 स्टेट्स हमने गंवाया है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा जो विश्वास फेडरल स्ट्रक्चर में है, सेंट्रल लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप, अलग मुद्दे हैं। देखिए, केरला में जो मुद्दे उठे हैं और असम में जो अलग अलग मुद्दे हैं, इश्यूज़ हैं, जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। 15 साल से हम लोग असम में राज कर रहे थे, गवर्नमेंट था, और केरल में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, क्योंकि और एक सरप्राइज एलिमेंट इस बार जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का एंट्रेंस है। वो जो ईरवा एसएनडीपी ग्रुप के साथ इनका जो समझौता हुआ है। लेकिन सरप्राइज एलिमेंट आपको बीजेपी वहां पर दिख रही है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है, पर वहां पर ममता बनर्जी के ऊपर ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप असरकारी रहा, ना किसी और चीज़ का। भ्रष्टाचार के आरोप जयललिता पर भी लगे, जेल भी जाना पड़ा उनको, लेकिन बावजूद इसके उनकी सत्ता में वापसी हुई। तो फिर आप लोग कहाँ पिछड़ गए? देखिए, स्ट्रैटेजिकली कुछ गलतियां हुआ है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन कुछ इश्यूज जो है, कुछ यूनिवर्सल फैक्टर्स हैं जो अभी आप लेफ्ट जीता है, लेकिन सच्चाई ये है कि एंटी इनकम्बेंसी उनको भी फेस करना है, और गेन परसेंटेज जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये 5-10 साल ये हालत रहेगा। जो भी पार्टी गवर्नमेंट में हो उसको एंटी इनकम्बेंसी 5% 6% होता है, वो फेस करना होगा। उसके बावजूद जहां भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ता है, जैसे केरल में हुआ 10% के आसपास हुआ है, और 4% एसएनडीपी का जो कॉम्बिनेशन के साथ हुआ है, तकरीबन 11% के आसपास पहुंच गई है बीजेपी। हाँ, 11 और 4 15% समझिए। जहां ये परसेंटेज आप इसके साथ एंटी इनकम्बेंसी के साथ ऐड करते हो, तो आपको ये एक महसूस होगा कि एंटी इनकम्बेंसी और ये नया जो स्पॉइलर इफेक्ट है भारतीय जनता पार्टी का, वो कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो इफेक्ट होगा हमारा। और भी कह रहे हैं कि आपकी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिला बीजेपी को और उसने 11% वोट हासिल किए, लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा देखने को नहीं मिला। वहां पर भी 10% वोट हासिल किए थे बीजेपी ने। बहरहाल हम इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज का ऐड करने चाहता हूँ। स्ट्रैटेजिकली कुछ गलतियां जरूर हुआ है। पब्लिक परसेप्शन को हम फाइट नहीं कर पाए, क्योंकि एक कैंपेन हुआ था, उसमें अजीब और गरीब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट साथ था। जब एक एंटी कांग्रेसिज्म का वो एक इनका अप्रोच था, तो उसमें दोनों की अप्रोच एक था, तो हम इसमें बिछड़ गए क्योंकि स्ट्रैटेजिकली हम परसेप्शन बैटल पर आ नहीं पाए। जी, मोहम्मद सलीम के पास हम चलते हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद सलीम, लेफ्ट पार्टीज ये कह रही हैं कि जो सेकुलर वोट्स थे वो केरल में उन्हें मिले हैं, लेकिन ये जो सेकुलर वोट्स थे वो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं मिले आप लोगों को? नहीं, हमें जो भी मिला वो सेकुलर वोट मिला है, लेकिन यहाँ पे हमारी भी संगठन कुछ कमजोरी है, और उसके साथ साथ
भारतीय जनता पार्टी को जो 17% वोट मिले थे लोकसभा के चुनाव में, उससे इस बार जो हुआ वो टेक्निकल वोट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को आप जो बढ़त बोल रहे हैं तो उसमें सीट में बढ़त हुई है, इन परसेंटेज में घट गया है, जो कि टैसिटली एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हुआ, जहां पे तृणमूल जीत हार जाएंगे ऐसे जगह पर भाजपा के वोट को वहां कन्वर्ट किया गया तृणमूल की तरफ, और जो तृणमूल तो नहीं जीत पाएगी लेकिन भाजपा को अगर ज्यादा वोट मिल जाए तो वो जीत जाएंगे। ऐसे 8-10 सीटों में उनके ऊपर वो तो टेक्निकल जो वोट ट्रांसफर हुआ उससे हमारे को काफी नुकसान हुआ, लेकिन इस परसेप्शन को हम जनता के बीच नहीं ले जा पाए क्योंकि ये खुलेआम नहीं था, ये अंदरूनी बात हुई थी। अब वोट हासिल होने के बाद रिजल्ट जब नतीजा सामने आ रहे हैं तो लोगों को दिखने मिल रहा है कि कैसे इन अंदरूनी तौर पर ये जो सांप्रदायिक तत्व है, चाहे वो मुस्लिम सांप्रदायिक तत्व हो चाहे वो हिंदू सांप्रदायिक तत्व हो, उसका एक अपना खेल यहाँ पे खेला गया। लेकिन वही सब कुछ नहीं है, उसके साथ ममता बनर्जी का जो पॉपुलिस्ट जो इमेज है और जो काम है उसको भी एक हिस्से के लोग वो सराहे हैं, चाहे उनके हम उसके प्रचार में हम पिछड़े हों लेकिन उनके आगे बढ़त मिली है। और तीसरी बात है जो भय और डर का जो वातावरण है, और अभी भी देखिए आप चुनाव के बाद मैं अभी बैठ नहीं पा रहा था क्योंकि एक के बाद एक हंगामा होते जा रहे हैं, घर में आग लगा रहे हैं, पार्टी ऑफिस को जलाए जा रहे हैं, तो गांव-गांव में ये दहशत का जो माहौल है उसमें लोग जम करके जो छोड़ दीजिए खुलकर विरोध करने में भी डरते हैं। जब ये माहौल होता है कि आपके चुनाव के बाद भी हमें आपको यहीं रहना पड़ेगा और हम ये देख लेंगे, तो जो लोकतांत्रिक जो दूसरे जगह पर जो देखने को मिलता है उसमें बंगाल में थोड़ा धक्का लगा है और उसके लिए हमें वक्त लगेगा एक लोकतांत्रिक वातावरण को फिर से वापस ले आने में। आप कह रहे हैं कि बंगाल में लोकतांत्रिक वातावरण को वापस लाने में वक्त लगेगा, लेकिन अगर हम केरल की बात करें वहां पर आपको जीत भी हासिल हुई है, लेकिन ये भी सच है कि वहां पर राइट विंग ट्रेंड बढ़ा है और तकरीबन 15% वोट उन्हें हासिल हुए हैं। आपने लेफ्ट एजेंडे पर वहां पर वोट हासिल किया है, इसके बारे में आप दावा कर सकते हैं, या सिर्फ करप्शन और एंटी इनकम्बेंसी ही आप लोगों के चुनाव का मुख्य मुद्दा था? और वहां पर ये जो आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है और जो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं उनको खतरा है, वहां पर आप कैसे बचाएंगे? हमारे साथी जो केरल से जी जी ये तो आप देखिए पूरे देश में ही एक दक्षिण पंथी एक झुकाव हुआ है, अर्थनीति में हो या राजनीति में हो या समाज में हो, और इसका वो बहुत बड़ा एक मुहिम चल रहा है। हम बहुत ज्यादा इतना ताकतवर नहीं है कि हम पूरे देश में उसको रोक पाए, लेकिन जहां हमारा ताकत है जो जो प्रांत में या जिस जगह पर हम वामपंथी अपना पहल कर रहे हैं। और केरल में जहां तक एंटी इनकम्बेंसी माहौल है, सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी बोलने से वो छोटा करके दिखाया जाएगा। बेशक भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना, लेकिन उसके साथ साथ पिछले 5 साल तक जनता के साथ जुड़ा हुआ जो विषय था उसको लेकर लगातार हम वहां हमारे जन संगठन और एलडीएफ वो संघर्ष करते रहे हैं। उसका भी एक नतीजा सामने आया है जो हम यहाँ पे बंगाल में हमें देखना पड़ेगा, उसमें हमारा कहीं कमजोरी तो थी। जी, आप ये कह रहे हैं बंगाल में कमजोरी थी, लेकिन केरल में आपने जीत दर्ज की है और उसके लिए फिलहाल तो आपको बधाई दी ही जा सकती है, लेकिन बीजेपी को दोहरी बधाई दी जा सकती है केरल में खाता खोलने के लिए और असम में फूल खिलाने के लिए। प्रभात झा जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, वर्षों बाद पूर्वोत्तर राज्य में, सबसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना निश्चित तौर पे किसी भी हमारे दल के लिए एक विस्तार का माध्यम बनता है और किसी भी दल को खुशी होगी। अगर हम केरल में कभी सीट नहीं जीत पाए, वोट परसेंटेज बढ़ने के साथ यदि हमारी आवाज 1 सीट के रूप में आई है, पश्चिम बंगाल में 3 सीट के रूप में आई है, तो निश्चित तौर पे किसी भी दल को अच्छा ही लगेगा। जनता का ये बढ़ता समर्थन जो है, चाहे वो परसेंटेज में हो, जो सीट में कन्वर्ट हुआ है, वह लाभ देता है। 7 सिस्टर स्टेट्स कहलाता है और सबसे बड़ा राज्य वहां पर आसाम है। और आसाम में जिसकी सरकार होती है, उसके मिजोरम में, मेघालय में, मणिपुर में, अरुणाचल में, उन सब का अंतर तो पड़ता ही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वर्षों बाद वहां जो समर्थन मिला है, निश्चित तौर पर हमें अपने विस्तार पर, अपने गठबंधन पर अच्छा लग रहा है और हमें और मेहनत करेंगे, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, जहां हम नहीं हैं वहां हम पूरी ताकत से खड़े होने की कोशिश करेंगे। और यही किसी भी दल के लिए अच्छा होता है। हर दल हर जगह नहीं आता है, लेकिन जहां नहीं आता है वहां वो अपने विस्तार, अपने संगठन को मजबूत करने का काम करता है। बात रही, मैं अन्य दलों के बारे में बात नहीं करता, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को, कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा। एक राज्य में आप साथ साथ लड़ते हैं, दूसरे राज्य में आमने सामने समर्थन में आ जाते हैं। एक जगह समर्थन है, जनता को नासमझ नहीं समझना चाहिए। 68 साल की
इस राजनीति में, भारत में, जनतंत्र में जनता बहुत समझदार हुई है और ऐसी बातों से कमिटमेंट में कभी भी गिरावट नहीं अगर आना ऐसी चाहिए। बात होती ये तो जो commitment अगर में, ऐसी ही सिद्धांत बात में, होती principally जो कि गिरावट आ रही है, जनता ये देख के अगर वोटिंग करती होती तब तो केरल में भी लेफ्ट को हरा देना चाहिए था जनता को। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, केरल में वर्षों सत्ता में रही है, मैंने ये नहीं कहा आपसे, मैं इतना जानता हूं कि वहां पर केरल में जो एक साथ अलग अलग लड़ रहे थे उसका परिणाम कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा है और अपने लेफ्ट पार्टी को भी भुगतना पड़ा है। हमारा कहना सिर्फ यह कि राजनीति में स्थितियां स्पष्ट होनी चाहिए। हम जिसके विरोध में जीवन भर लड़ते रहे हैं, क्या उनका समर्थन, ये देश की राजनीति का एक बदलता हुआ फितूर है। जहां जनता दल यू बिहार में लड़ती थी कांग्रेस के खिलाफ और लालू जी के खिलाफ, वो उनके समर्थन से सरकार में है। हम ये सब जानते हैं, कमिटमेंट हो सकता है, एडजस्टमेंट हो सकता है, परिस्थितियां। मैं आपको अपनी पार्टी के बारे में बता रहा हूं, अगर मैं पीडीपी से हमने समर्थन लिया है या समर्थन दिया है तो वहां की राजनीतिक परिस्थिति, सीटों का जो आकलन आया, सीटों का जो संख्या आई, वो उसको हमको मजबूर किया। लेकिन उसके पहले हमने चुनाव में सैद्धांतिक तौर पर उनके साथ चुनाव नहीं लड़ा है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, अमित शाह जी सबको विचार करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर आपकी रणनीति अच्छी रही और इस वजह से भी आप लोग कामयाब रहे, लेकिन नासमझी नहीं करना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर आपकी रणनीति अच्छी रही और आप लोग कामयाब रहे। नवीन जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अभी जो प्रभात झा जी ने बोला और जो दूसरी दोनों लेफ्ट और कांग्रेस की दलों के प्रतिनिधियों ने बोला, उससे क्या ये लगता है कि बीजेपी का विस्तार हो रहा है और जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं या अपने आप को सेकुलर डेमोक्रेटिक कहने वाली पार्टीज़ हैं, चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस, वो कहीं भयभीत हो रही हैं उनके विस्तार से? ऑब्वियस है। अगर आप देखिएगा एक पैटर्न उभर रहा है कंट्री में। बीजेपी कुछ ऐसे जगह पर जहां बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था, बीजेपी इज गेनिंग ग्राउंड। ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर है कि बीजेपी इज ऑन ascendancy and other ये पार्टी जो हैं, कांग्रेस एंड लेफ्ट पार्टीज आर ग्रेजुअली becoming not only marginalized, I think they face serious threat of their existence, especially for left. आपने सही बात कहा था कि क्या केरला में लेफ्ट पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के कारण जीता है और एंटी इनकम्बेंसी के कारण। आई थिंक आइडियोलॉजिकल जो एक कमिटमेंट था, प्योरिटी था लेफ्ट मूवमेंट का, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से इरोड हो गया है और पार्टियां या तो बंगाल में या केरला में जो लेफ्ट पार्टी जीत रही हैं, इसलिए कि वहाँ पर बीजेपी नहीं है और एक अल्टरनेटिव नहीं है। तो अल्टरनेटिव के रूप में बीजेपी अगर केरला में उभर रहा है, 15% इसके वोट्स आ रहे हैं, तो समवेयर आई थिंक 5 years डाउन द लाइन आई थिंक बीजेपी इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग force in a state like Kerala, and the same thing I can see elsewhere. अगर आपने जैसे आसाम में बीजेपी आज जीत गई तो नेचुरली गठजोड़ करके, इडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, कास्ट के साथ गठजोड़ करके नहीं समझे। जी, मोहम्मद सलीम जी, आप क्या सवाल करना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं कि इडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, केरल में एसएनडीपी और वो कास्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ गठजोड़ करके ये बीजेपी जो इडियोलॉजी की बात करी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि उनका वो फिर इडियोलॉजी कहाँ गया, जो वो जातिवाद के विरोध में बात करते हैं या जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए। और असम में भी वो ऐसे ही बोडो संगठन के साथ भी जुड़े हैं, जो बोडो संगठन के साथ काफी वहां पे ये जाति सत्ता की लड़ाई में उसकी अपनी भूमिका रही है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी प्योर आइडियोलॉजी की पार्टी है। आई थिंक बीजेपी भी बहुत सारी कंप्रोमाइज़ की है। उसका बर्निंग एग्जांपल था जिस तरीके से कंप्रोमाइज़ बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए कश्मीर में किया। एंड आई थिंक पार्टी में आजकल प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स हो रही है एंड एवरी पार्टी इज ट्राइंग टू विन। मानना पड़ेगा कि बीजेपी इज अ बेटर राजनीतिक विश्लेषक एक तिरुवनंतपुरम से हमारे साथ जुड़े हैं, जॉन सैमुअल। जॉन, आपको क्या लगता है बीजेपी को केरल में 15% बीजेपी और उसके गठबंधन को 15% वोट मिला है, इसकी क्या वजह है? क्या उनके राजनीतिक एजेंडे पर उनको वोट मिला है, धर्म और जाति और समुदाय की राजनीति पर उनको वोट मिला है, या कोई और वजह है? एंटी इनकम्बेंसी जो यूडीएफ के खिलाफ तो थी ही, कुछ एलडीएफ से भी नाराज लोगों ने उन्हें वोट दिया है, वजह क्या रही? See, the point you need to understand is in Kerala has the largest number of RSS shagas. So Kerala has a very deep network of RSS shagas. That's the base. Now, given the fact that BJP has huge resources,
as a party in power in center and many other places. This grassroots cadre plus, financial resources, along with the BJP, has a long-term plan. If you really look at 2009 Lok Sabha election onwards, BJP has been consistent on this. But given the Kerala demographic pattern, BJP cannot manage to win a critical number of votes because, Kerala has a substantial number of, one of the largest community in Kerala are Muslims. And Christians are a very, very prominent, historically, section. So what they would try to do is, in Kerala, for instance, they have never raised the issue of communalism. In Kerala, they said there is no problem of eating beef. Very strategically, they put development as an issue. As a result, they could attract a lot of young people who are not necessarily of RSS. But, तो आप ये कह रहे हैं कि यंग वोटर्स का सपोर्ट मिला है बीजेपी को, यहाँ जाति और धर्म की राजनीति का कोई मसला नहीं है, आप ये कह रहे हैं? No, they have done both. They have done both. One of the thing is in Kerala, part of the oppositional space has been occupied by BJP. For example, the environmental struggle in Aranmala and other places, especially the president of BJP. He has been an activist. He has come from the civil society and not necessarily from the BJP cadre. And that galvanized a lot of people who were not pro LDF or pro UDF, but at the same time, they felt, why not try BJP? And BJP also had the kind of threshold effect, getting lots of film actors, getting lot of well-known people to endorse that. For example, in the constituency of Vatuka, one of the key, two prominent people signed. One is a Christian, one is Madhavan Nair, earlier ISRO director. जी, तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो अपेक्षाकृत उस इलाके में नई पार्टी है बीजेपी जिसको पहली बार आजमाने की कोशिश की है वहाँ के लोगों ने, और दूसरा राजनीति के जो भी फैक्टर्स होते हैं वो सभी कुछ अपनी तरफ से आजमाने की कोशिश की है बीजेपी ने खुद। लेकिन मोहम्मद सलीम साहब, आप लोग कह रहे हैं कि आपने जीत दर्ज की है और इसमें आपने एक तरह से लेफ्ट एजेंडे पे जीत दर्ज की है। अगर लेफ्ट एजेंडे पे आपने जीत दर्ज की है और आपने केवल करप्शन या एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को ध्यान में नहीं रखा है, तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, आप येचुरी जी का अभी कुछ देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उन्होंने कहा हम साफ सुथरी सरकार देंगे, हम सभी वादे पूरे करेंगे और केरल में विकास की पॉलिसी ले आएंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि विकास की वो कौन सी ऑल्टरनेटिव पॉलिसी है जो आप लोग ले आने की तैयारी कर रहे हैं? वो लेफ्ट का कौन सा विकास का ऑल्टरनेटिव एजेंडा है? आप देखें अगर केरल में हमारा एलडीएफ के मैनिफेस्टो, केरल में आप अगर देखें एलडीएफ के मैनिफेस्टो को, और पिछले बार जब हमारी सत्ता में हम थे, सरकार में थे, उस समय हमने जो केरल के नव केरल के विकास के लिए हमने एजेंडा पूरी जनता के सामने खड़े किए थे। उसमें जैसे हमारा जो ट्रेडिशनल वहाँ का एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज है और उसके बागवानी की जो काम है उसको जिस तरह से बढ़ावा देना, उसको जिस तरह से उसके बेस्ड इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना, उसके साथ साथ नए जो सनराइज इंडस्ट्रीज है उसको अट्रैक्ट करना, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको हमने बढ़ावा दिए हैं और बढ़ावा देंगे। और इसी कारण है कि केरल आप अगर देखो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिस तरह से है कि शुरू से कम्युनिस्ट हुकूमत वहां पे चूंकि शिक्षा के बारे में बल दिए थे, और सबसे ज्यादा सिर्फ साक्षरता है या शिक्षित है इसलिए नहीं है, उसमें जो भी इंडाइसिस है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो महिलाओं की संख्या हो, जेंडर जस्टिस हो, चाहे वो हमारे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, ये तमाम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, ये सब पूरे देश के अंदर बड़े हैं जो नरेंद्र मोदी जी उसको गलत तरीके से सोमालिया के साथ कंपेयर किए थे। लेकिन और उसके आधार पर हम ये इनकम चाहते हैं कि आर्थिक विकास जो है वो भी संतुलित तरीके से हो। इनकम की डिस्पैरिटी का मसला भी बार बार उठाया जा रहा है वहां पर भी, हालांकि तमिलनाडु में भी उठाया जा रहा है, लेकिन केरल में भी इनकम और हेल्थ का इशू, हेल्थ तो नहीं लेकिन इनकम डिस्पैरिटी का मुद्दा उठाया जा रहा है। आप लोग इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हेल्थ का इशू हो या इनकम का इशू हो, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे? कैसे इसको आप अपने अमल में ले आएंगे? हमने तो ये कहा कि एक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है।
और उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। उसमें जो हमारे नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, जो हमारे बड़ा डायस्पोरा जो विदेश में है, उसको हम कंडुइट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और करेंगे, और पिछले बार भी हम किए हैं। और उसके साथ हमारा शिक्षा में चूंकि बढ़ोतरी है, उसको हम काम में लगा करके हमारी जो सनराइज इंडस्ट्रीज है, जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज है, जो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग होते हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसको, और उसके साथ साथ जो डिजाइनिंग का मामला है, तो केरल इज अ वेरी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव जगह है। उसमें मॉडर्न साइंस को इस्तेमाल करके हम इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, जो पूरे सिर्फ देश नहीं विदेश के लिए भी हमारा केरल एक बड़ा आउटसोर्सिंग का जगह बन सकता है। मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ये एजेंडे को आगे बढ़ाएगा कौन? उससे पहले मैं टॉम वडक्कन साहब आपसे जरूर जानना चाहती हूँ, आपकी सरकार के बारे में एक आम धारणा यहाँ पर ये रही केरल में कि वो विकास विरोधी नहीं है, विकास के पक्ष में है, विकास करने वाली सरकार है, लेकिन वो करप्शन में इन्वॉल्व है। तो ये जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का दावा कर रही है लेफ्ट पार्टी, इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अच्छी बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये करने चाहते हैं कि वो, लेकिन फैक्टर ये है, लाल झंडा एक मेजर प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रियल लेबर पॉलिसीज़ इनका जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कैसे ये लोग उसको एमेलगमेट करेंगे हमें नहीं समझ आता। लेकिन अच्छा है अगर एजेंडा, डेवलपमेंट का एजेंडा है। और मेजर फैक्टर आप जो अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर है, देखिए सोशल इंडाइसिस का जो फैक्टर्स हैं, हेल्थ का हो, बट अनएम्प्लॉयमेंट एक फैक्टर है जो यूथ को प्रभावित कर रहा है, प्रभावित है। तो इन हालातों में ये लोग इसके लिए क्या करेंगे? इंडस्ट्रियल हाउसेस को इनवाइट करेंगे, कैपिटल, इनका पॉलिसीज कैसे रहेंगे, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या इनका ये है कि पिनराई विजयन और अच्युतानंदन का समझौता ये कैसा होगा, ये पहला मेरे ख्याल से इनको एड्रेस करना होगा, क्योंकि ये एक मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम है। मोहम्मद सलीम साहब, एजेंडा तो तब लागू होगा जब सीएम कैंडिडेट आप लोग चुनेंगे। कौन होगा सीएम? टॉम वडक्कन सही ढंग से ही वो नीति से अपने बात को व्यक्ति में ले आए हैं। ये कांग्रेस का बहुत बड़ा एक बड़प्पन है, आप बोलिए, या संकीर्णता है कि वो व्यक्ति के ऊपर उठ नहीं सकते। लेकिन हमारे लिए मैं समझता हूं कि सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरिएट और हमारे पॉलिट ब्यूरो हम बैठ करके चंद घंटे लगेंगे जहां पे ये फैसले होंगे और कौन हमारा सरकार के नेतृत्व करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले भी हम वहां सरकार चलाए हैं, आप जानते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोहम्मद सलीम साहब, सरकार चलाने का अनुभव है। ये सवाल भले ही टॉम वडक्कन की तरफ से आया हो, लेकिन मेरा भी सवाल है, 15 साल के गैप के बाद पिनराई विजयन ने चुनाव लड़ा है। उसके बीच में 2 चुनाव आए गए और पिनराई विजयन ने इसलिए चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि उन्हें सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया गया। इस बार भी अगर वीएस अच्युतानंदन की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। ऐसे में आप लोग कहीं कैच 22 की सिचुएशन में तो नहीं है? मैं आपके जानकारी को सलाम करता हूं, लेकिन पिनराई विजयन पिछले जब चुनाव नहीं लड़े, वो चूंकि राज्य के मंत्री थे। हमारे पार्टी में दर्जनों मंत्री नहीं होते हैं, एक जनरल सेक्रेटरी होते हैं, और जो स्टेट सेक्रेटरी चुके थे पिनराई विजयन, इसलिए वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं थे, उससे पहले वो मंत्री रह चुके हैं। अब मैं जैसे कहा कि स्टूडियो में बैठ करके हम फैसला नहीं करते हैं, हमारे पॉलिट ब्यूरो में और स्टेट कमेटी में ये फैसला चंद घंटों में लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा जी। और ये फैसला कल तक हो जाएगा क्या? जी नहीं, हमारे पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। मैं एक सवाल आपकी मीटिंग में जाने से पहले और करना चाहूंगी, इसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास, दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगी। आपने कहा आप लेफ्ट के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए और लोकतांत्रिक ताकतों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग काम किए हैं और उसी के आधार पर आप चुनाव लड़े हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से बीजेपी का दबदबा बढ़ा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे वो केरल की बात हो, दोनों ही आपके दबदबे वाले इलाके रहे हैं, राज्य रहे हैं। जब बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बना रही है, उस सिचुएशन में समाज के मॉडर्नाइजेशन के लिए आप लोग क्या करेंगे और लेफ्ट के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के आगे की रणनीति क्या है? बिल्कुल सही सवाल आपने किया
और वामपंथी सिर्फ राजनीतिक सवाल, आर्थिक सवाल नहीं, हमारे जो सामाजिक जो स्थिति है और सामाजिक जो संतुलन है, उसके साथ समाज का जो उद्धार का मामला है, मॉडर्नाइजेशन का मामला है, जो सोशल एविल्स है, इसलिए आप देखेंगे हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी हमने इसके ऊपर बल दिए हैं और केरल इस बारे में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। उसमें बेशक उसका हिस्टोरिक कुछ कारण है, आजादी के पहले से कुछ कारण है, फिर वहाँ शिक्षा का प्रभाव, फिर वहाँ पे मिशनरीज का प्रभाव और माइनॉरिटीज का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि केरल के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और हम जो सोशल एजेंडा है उसको भी सामने रखे हैं। यही कारण है, आप बल्कि ये जो आपके कथन था उसको मैं थोड़ा काट रहा हूँ, ये बीजेपी की जो पूरे देश में बढ़त हुए या जो सामाजिक दखियानोसी या रजत पसंद ताकत की जो बढ़ोतरी हुई है वो इसलिए ये सब जगह में नहीं हुई थी। ऐसे नहीं है कि हम है बोल के नहीं हुई, हम है बोल करके नहीं हुई है और आज तक भी हम इसे रोके हैं। लेकिन जब बंगाल में हम कमजोर पड़ गए तो बीजेपी उसमें दखलंदाज बढ़ा दिए, सांप्रदायिक ताकत कुछ अपने तत्व बढ़ा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम समझते हैं जो हमारी जो शक्ति है, हम पूरे शक्ति लेकर पूरे देश में जिस तरह से इसकी चुनौती दे रहे हैं उसी तरीके से, चाहे वो महिलाओं के समान अधिकार का सवाल हो, चाहे वो जो जाति के नाम पर जो भेदभाव किया जाता है, भले ही कह रहे हैं कि बंगाल में कमजोर हुए हैं इसलिए राइट विंग ट्रेंड बढ़ा है, लेकिन सच ये है कि केरल में भी राइट विंग ट्रेंड बढ़ा है और आपको एक बड़ी चुनौती पेश आने वाली है। बहरहाल हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं और प्रभात झा, ये जो लेफ्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी की बढ़त बनी है लेकिन इसमें राइट विंग ट्रेंड भी बढ़ा है और ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है, क्या कहेंगे? देखिए, हम इतना जानते हैं, वो राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो, राइट विंग वो क्या मानते हैं नहीं मानते हैं, हमारा काम है अपनी पार्टी का विस्तार करना, जनता के बीच में जाना। हमें खुशी है इस बात की कि 2 वर्ष हमारी सरकार को केंद्र में हुए हैं और 2 साल में के बाद ही ये परिणाम आए हैं कार्य के आधार पर। हम जब कहेंगे तो सलीम भाई भी नहीं मानेंगे, अन्य लोग भी नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में भी अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। देखिए, लेफ्ट पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, मैं ये अतिशयोक्ति नहीं कहता, लेकिन अंत का आरंभ जब होता है तो किसी न किसी को चिंता करना चाहिए। कांग्रेस को भी चिंता करना चाहिए और कम्युनिस्ट पार्टी को भी चिंता करना चाहिए। वो हमारी चिंता नहीं करें। लेकिन कम से कम आप लोग तो खुश हैं कि 2 साल के सेंटर के कार्यकाल के बाद आप लोगों को असम की जनता ने एक तोहफा दिया, असम में आपकी सरकार बनने जा रही है और इसलिए आप लोग खुश हैं और आप ये मान रहे हैं कि ये मोदी जी के केंद्र में 2 साल के कार्यकाल का एक तरह से असर रहा है असम में। अमृता जी 1 मिनट, अमृता जी 1 मिनट। अमृता जी, मैं इतना जानता हूं कि संघ मुक्त भारत की कल्पना देने वाले लोगों को अब जवाब देना पड़ेगा। जनता से इस तरह की बातें करके गुमराह करना ये ठीक नहीं है। हाँ, मैं इतना जानता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास के छोटे से लेकर बड़े काम किए हैं वो आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में लोगों को लगेगा और अभी फिर हम 26 मई से जनता के बीच में नीचे तक जाने वाले हैं, अपने काम काज को लेकर जाने वाले हैं। हम अपने संगठन के और कार्य के विस्तार में लगे रहते हैं। हमें पश्चिम बंगाल में 3 सीटें मिली हो, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट हमारा बढ़ा है। हम उसको चाहेंगे कि वो सीट में कन्वर्ट हो, हम फिर 5 साल मेहनत करेंगे। 2019 के लिए हम तैयारी करेंगे, केरल में भी हम तैयारी करेंगे। हम किसी भी हालत में कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, लीडर भी हमारे पास है, सारे लोग हैं, संगठन है और इसीलिए जब कभी हम हारते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी सामूहिक हार हुई है, जीतते हैं तो हम कहते हैं हमारी सामूहिक जीत हुई है, लेकिन अन्य पार्टियों में नहीं है। क्या कांग्रेस ये कह सकती है लगातार 2014 से हारने के बाद, क्या कांग्रेस ये कह सकती है कि यह हार सोनिया जी की है, राहुल जी की है? ये नहीं कह सकते। नहीं, हम उस पे चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपने बड़ी बात कही कि हमारे विकास के काम का नतीजा है जिसकी वजह से हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कम से कम 4 राज्यों में तो आपका प्रदर्शन बेहतर रहा है। मैं टॉम आपसे भी और जॉन सैमुअल आपसे दोनों से ये सवाल करना चाहती हूँ। टॉम, सबसे पहले आपसे कि क्या जो बीजेपी ने केंद्र में विकास की एक तस्वीर और प्रदर्शित की है, विकास की तस्वीर प्रदर्शित की है या विकास करके दिखाया है, उसका नतीजा है कि उसने असम में सरकार बनाई या इसके पीछे कुछ और लोकल एजेंडा भी है, लोकल रणनीति भी है? देखिए, ये कहना कि ये 2 साल में इन्होंने असम में जो एंट्री किया है, गवर्नमेंट बना रहे हैं, 2 स्टेट और का किस्सा तो भूल ही जा रहे हैं। दिल्ली का किस्सा था, फिर उसके बाद बिहार का। क्या ये भी 2 साल का पुरानी बात हो गई? पुरानी बात नहीं है। बिहार में सरकार एंटी बीजेपी है और उसके साथ साथ दिल्ली में, और इसके बाद अभी जो दिल्ली के इलेक्शंस हुए, देखिए इलेक्शंस में हारना जीतना ये लोगों के हाथ में है।
पब्लिक परसेप्शन क्या है। आज इनके पास एक बहुत पावरफुल प्रोपेगेंडा मशीनरी है, मानता हूं। देखिए, प्रोपेगेंडा मशीनरी के जो मुकाबला जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबले में हम कम हैं, क्योंकि बेसिकली उनका साइकी जो है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था टॉम आपसे कि जब असम में चुनाव प्रचार हो रहा था तो वहां पर सेंट्रल लीडरशिप के चेहरे पोस्टर्स पे नहीं थे। वहां पे लोकल लीडर्स को ही लेकर और लोकल चेहरों को लेकर ही चुनाव लड़ा गया और लोकल ही मुद्दे भी थे। और दूसरी एक और बात, बिहार से सबक लेकर बीजेपी ने तो वहां पर गठबंधन की राजनीति की और गठबंधन में चुनाव लड़ा। आप लोगों ने वो सबक नहीं लिया और इसलिए आपकी हार हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्ट्रैटेजिकली फेलियर्स हैं। देखो, फेलियर्स एडमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो इन्होंने लोकल लीडरशिप की बात किया और वहां लोकल लीडरशिप इनके पास था। और एक चीज आप बोल रहे हैं कि जो इन्होंने ग्राफ्टिंग किया है हमारे कुछ लोगों का, वो भी एक मेजर फैक्टर है। और किन कारणों में हुआ है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन हाँ, कांग्रेस का वर्कर्स का जो इधर से ग्राफ्टिंग हुआ है उसका भी रोल है। गलतियां हुआ है हमसे, हम मानते हैं। आने वाले दिनों में ये गलतियां करेक्ट करेंगे हम। स्ट्रैटेजिकली हर पार्टी को अपने हार से लेकिन सच ये सवाल अब ये बार बार उठाए जा रहे हैं कि कब तक कांग्रेस इस अनडिसाइसिवनेस में रहेगी कि उसका लीडर कौन होगा, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पर उस पर मैं बाद में आऊंगी। पहले मैं सैम डैनियल के पास जाना चाहती हूँ। जॉन सैमुअल के पास जाना चाहती हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं आपका नाम बार बार गलत बोल दे रही हूँ। जॉन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी बीजेपी के नेता ने बताया कि क्योंकि विकास के काम हमने बहुत अच्छे किए, तो विकास के काम के आधार पर हमें असम में भी जीत मिली और केरल में भी अच्छा प्रदर्शन करने को मिला और पश्चिम बंगाल में भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया। क्या आप मानते हैं कि विकास के काम के आधार पर उन्हें ये अच्छा वोट मिला है? Not really, not really. It's about the power. See, the power has a kind of attractiveness. In the center, BJP has a decisive majority, and they have resources, money, which attracts lots of people. If you really look at in Kerala, I don't think that people get carried away by the propaganda and the power, etc. Even Assam, there are two factors which needs to be done, which I wanted to also tell to Tom. Congress has not only strategic problem, which has structural issues. The number one structural issue is Congress design is based on factional balance everywhere. And that factional balance, if the moment you change the apple cart, the entire thing goes. In 2009, Congress won the entire election on Andhra and Telangana. Now you just go to Andhra and Telangana, what's the situation of Congress? Mamata Banerjee was a part of Congress. What really happened? So the real problem is mass-based leaders get alienated from the center. This is, one of the top leaders of the Congress went to BJP. And this is the issue. Now, in the case of Kerala, Kerala has a much more far, grassroots presence of Congress, historically. But what, the Kerala, the Congress and Muslim League combination is the winning combination. But at the moment, even Congress, it's not a strategic error. It is a structural issue of the factions. Because nobody can join Congress party today. You can only join X group or Y group. So what happened is so many brilliant young people cannot join because they have to be under one godfather or another godfather. As a result, what happened is it doesn't attract a lot of young, bright people. They go to AAP, they go to BJP, they go to CPM because that's the point. And the second thing is, you look at Congress, large number of Congress youth leaders are there because of their father and mother. Or brothers and sisters. So as a result is, what is the incentive for a young, bright person to go to Congress who has, courage of conviction? It doesn't have. And as a result of that, large number of them, BJP is opening. For example, a significant number of AAP leaders. AAP was very good from Technopark. They were running the war rooms of BJP in Kerala. And BJP has the most organized mission in Kerala with money. Congress managed because of the
huge charismatic image of the chief minister. You know, he attracted huge number of people, but that's not enough. तो आप ये कह रहे हैं कि run a party on the long run. Congress will लोकल have to लीडरशिप say, को महत्व देने की Congress बात है, और feeder दूसरा यूथ को mechanism is अट्रैक्ट getting करने के लिए standard. आपके पास कोई वैसा प्रोग्राम नहीं है जैसा दूसरी पार्टियों के पास है। जॉन सैमुअल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी जो फैक्शनल ग्रुपिज्म है, ग्रुप्स, देखिए आप एक अम्ब्रेला, कांग्रेस का अम्ब्रेला नहीं, ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम केरल का स्पेसिफिक है, लेकिन और स्टेटों में भी है, क्योंकि ग्रुप्स को आप फॉर्म कर जा सकते हैं, लेकिन आप बेसिक बॉडी में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक फैसेट है। आई एग्री, जॉन सैमुअल इज एब्सोल्युटली राइट, बट इसको करेक्टिव कोर्सेज हम कोर्स करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका जो तोड़ है, मैं समझता हूँ इस हार के बाद हम सबक सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों से आगे बढ़े। ज़रूर आपको हार के बाद सबक सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम 2017 के इलेक्शन की बात करें तो यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, ये तमाम इलाके हैं जहां 2017 में इलेक्शन होने वाला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, ये सब इलाके हैं जहां पर कि 2018 में इलेक्शन होने वाला है। 2019 से पहले इतने राज्य हैं जहां पर इलेक्शन होने वाला है। अगर आप लोग अभी भी नहीं संभले तो शायद आप केरल का प्रॉब्लम थोड़ा मोर एक्यूट है। हाँ, यहाँ फैक्शनल प्रॉब्लम्स होता है, एक नेशनल पार्टी होने पर ग्रुप्स अलग होते हैं, लेकिन जो फैक्शनल प्रॉब्लम केरल में है, जो ग्रुप फैक्शनल कहना गलत होगा, काडर तो आपके पास कहीं नहीं है, और यूथ का भी मोह भंग हो रहा है, उसको आप लोग को जरूर ध्यान में रखना है। मैं आपसे जानना चाहूंगी नवीन, हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 राज्यों की बात की, हो सकता है कुछ और राज्य भी इसमें जुड़ जाएं, हिमाचल प्रदेश भी हो सकता है। इन राज्यों में आने वाले दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या इन राज्यों के इलेक्शन पर आज के जो मौजूदा नतीजे आए हैं उसका असर पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस की जहां हम लोग बात कर रहे थे और टॉम डक्कन एडमिट भी कर रहे थे कि पार्टी में फैक्शनलिज्म है, बट दिस इज अ मच मोर सीरियस इशू। आई थिंक द पार्टी, there is a leadership vacuum in the party, because if factionalism persists, because there is no leader to take action. If there is a factionalism within the party, then somebody should take action to stop it. If there is a need for leadership change at the local level, somebody should address that issue. There was a burning demand for change of leadership in Assam, and that led to defection of Hemant Biswa Sharma from the party. But I think, Rahul Gandhi just sat and watched. The same situation persisted elsewhere. I think you can blame BJP for a lot of things in Arunachal and Uttarakhand, for trying to topple the Congress government. But you have to also admit that this Rahul Gandhi just sat and did not address those issues of which were internal within the party, and the same thing is happening elsewhere, whether it's Andhra Pradesh or Telangana. I don't see that there is any commitment or desire on the part of the Congress central leadership to address those issues and sit together and take a challenge. I mean, you are talking about the upcoming elections, but I think there are a lot of elections where Congress is pitted in a straight contest with the BJP. But I don't see that Congress doing anything to project a leader in those states, groom a leader in those states. और except पर मैं ये कहने चाहता हूँ, except in राजस्थान, आज की तारीख पर आप कह सकते हैं कि भाई वो हमने अगर ये करता तो वो होता, लेकिन सच्चाई ये है कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट दिया गया था। ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी 15 साल का एक गवर्नमेंट है, हालात जो था, अब राहुल जी को आप कह रहे हैं एक्शन नहीं लिया, लेकिन देखिए पंजाब में उन्होंने एक्शन लिया, लीडरशिप फैक्शनल इश्यूज को कंट्रोल किया। लेकिन पंजाब में उसका, जिस तरह से आपने असम में उसका खामियाजा उठाया, उस तरह से हो सकता है पंजाब में भी आपको खामियाजा हो सकता है कि कुछ कमियां रहा हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये कहना कि तो आज आप कह सकते हैं क्योंकि असम में कुछ हार हुआ, लेकिन अगर मैं ये पूछ सकता हूं, अगर बिहार में और अलग अलग प्रांतों में जो हुआ, देखिए इश्यू, हम एक फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट में जो कंट्रोल होता है वो स्टेट लीडरशिप का होता है। ऐसा नहीं कि अमित शाह जी कहते हैं कि भाई वो उधर कंप्लीट चेंज कर दो, हालात देखना पड़ता है, वहाँ के लोगों के परसेप्शन देखना पड़ता है। ये बहस बहुत लंबी चलती रहेगी, आने वाले कई दिनों तक चलती रहेगी। जाते जाते एक आखिरी कमेंट में प्रभात जी आपसे जानना चाहती हूँ, आने वाले दिनों के चुनाव के लिए आप लोगों के कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा इस चुनाव से जरूर मिली होगी। निश्चित तौर पर ऊर्जा मिली है और मुझे लगता है कि हम लोग मिलकर काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी उत्साहित है, उसको
पहली बार नॉर्थ ईस्ट में कमल खिलाने का मौका मिला है और दूसरे राज्यों में भी उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन कांग्रेस को अब सोचने की अब शायद इसके बाद मौका ना आए, क्योंकि अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सिकुड़ गई है उसके बाद अगर नहीं सोचेगी तो शायद जो बीजेपी लगातार कहती रही है वो कहीं सच न हो जाए। आप लोग को आखिरी मौका है शायद संभलने का, और आप सभी मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नमस्कार।